हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो दिसंबर 2022 में निर्धारित है, अब उसमें काफ़ी कम समय बचा है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता है कि इसमें लगभग 20 नंबर के मैथ के क्वेश्चन आएंगे। अन्य विषय तो सारे लोग लगभग कर ही लेते हैं, लेकिन साइंस और मैथ एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें अधिकतर लोग उसको छोड़ देते हैं। अगर आप उसमें अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका नंबर जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। और मैथ की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। जैसे आप हो सकता है कि करेंट अफेयर्स या जीके में कोई डाउट भी हो सकता है आपको कि आंसर ये है या नहीं है, लेकिन आप मैथ के क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर आपका करेक्ट आंसर आ जा रहा है तो आप 100% श्योर होकर कह सकते हैं कि हाँ, ये मेरा सही है। इस कारण से आपको मैथ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो आज हम पांचवें प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा पहला प्रश्न है, √4 प्लस √44 प्लस √10,000 का मान क्या है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो सबसे अंदर का रूट होता है उसको काम करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले यहाँ 10,000 का मान निकालेंगे। तो आपको पता है कि 2 जीरो का एक बाहर आता है, तो यानी यहाँ पर 1,000 का अगर आप 10,000 को सॉल्व करेंगे तो इसमें से 100 ही बाहर आ पाएगा, यानी 2 जीरो से 1 जीरो आएगा। और फिर यहाँ पर इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ √44 और प्लस 100 हो जाएगा। √44 प्लस 100 हो जाएगा। तो यानी कि आप देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट फेज में जो है वो इस तरह से कुछ बच रहा है। 104 प्लस 44 प्लस 100, इसको करने पर आप देखेंगे कि 100 प्लस 44 144 होता है। और 144 किसका मान होता है, तो आप जानते हैं कि 12 का। तो यानी कि नेक्स्ट फेज में आपको क्या बचने वाला है, 4 प्लस 12। तो 12 और 4 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आता है 16। तो यहाँ पर आपको √16 मिल जा रहा है। अगर √16 को आप फिर सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 आता है, और 4 × 4 से यानी 2 में से एक चीज़ बाहर आता है। तो यहाँ आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 16 को चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 4, और 2 में से एक बाहर आता है रूट में रहने पर, तो 1 4 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ तीसरा आंसर जो है सी, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं कि उनका न्यूनतम मान 86 है तथा परिसर यानी रेंज जो है वो 32 है। तो इन आंकड़ों का अधिकतम मान क्या होगा। तो थोड़ा ये समझ लीजिए कि परिसर क्या होता है। तो जैसे कोई भी अगर संख्या दिया हो, जैसे मान लीजिए 5, 8, 12, 45, 15, 18, तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो इसका रेंज कहलाता है या परिसर कहलाता है। तो सबसे छोटा यहाँ 5 है और यहाँ 45, तो इसका यहाँ परिसर 45 - 5 यानी कि 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग परिसर को निकालते हैं। तो अब प्रश्न पे आते हैं। कहा गया है कि इसका न्यूनतम मान जो है वो 86 है। तो आप यहाँ लिख लीजिए न्यूनतम, और अधिकतम मान आपको निकालना है। तो मान लीजिए कि अधिकतम मान x है, और उससे अगर आप न्यूनतम मान को घटाएंगे यानी कि 86 को घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, परिसर प्राप्त होगा 32। तो देखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 32, और ये माइनस है तो बराबर के उधर जाने पर प्लस हो जाता है। अब इस दोनों को आप जोड़ लीजिए तो 118 आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ आ जाएगा 118। तो यानी कि हमारा सी 3 ऑप्शन जो है या सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। पारुल माचिस की तीलियों से खेल रही है
और वह हर चरण पर एक तीली जोड़ती है। दूसरी तरफ अप्पू एक तालिका बनाता है। जैसे एल की संख्या 1 है तो तीलियों की संख्या 2 है। अगर एल की संख्या 2 है, जैसे यहाँ दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि 2 एल बन रहा है। जैसे यहाँ 1 एल है और यहाँ पर 1 एल और यहाँ 2 एल है। इसी तरह से यहाँ पर 1 2 और 3 एल बन रहा है। तो वो इस तरह से बनाता है कि जब 3 एल है तो यहाँ पर 6 तीलियाँ लग रही हैं। तो अब आपको बताना है कि इसमें से इन स्थिति में दोनों बच्चों के बारे में आपका अवलोकन क्या कहता है। पहला है कि सामान्यीकरण तक पहुंचने के लिए पारुल को बहुत सारी माचिस की तीलियां चाहिए, जबकि अप्पू यह बहुत तेजी से करेगा। दूसरा है, पारुल और अप्पू दोनों सामान्यीकरण तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा है, पारुल करके सीख रही है और अप्पू शायद पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं देख पाता। और चौथा है, पारुल केवल खेल रही है और अप्पू गणित कर रहा है। तो देखिए यहाँ चौथा ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि पारुल केवल खेल रही है ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि खेल खेल में भी बहुत सारे गणित को सीखा जाता है और खेल विधि से ही अब हम ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये ऑप्शन कहना कि खेल में गणित शामिल नहीं है, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पारुल करके सीख रही है और अप्पू शायद पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है। तो ये भी गलत है, क्योंकि वह हर तीली और उसके संख्या से एक पैटर्न को लिख पा रहा है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है ये भी गलत हो जा रहा है। हमारा दूसरा ऑप्शन है कि पारुल और अप्पू दोनों सामान्यीकरण तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह सही हो सकता है, क्योंकि दोनों बच्चे जो हैं एक पैटर्न को बना रहे हैं और उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वो पैटर्न किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और उस हिसाब से ही जैसे पारुल उतनी ही तीलियां डालती है नेक्स्ट स्टेप में और अप्पू उसको नोट कर रहा है। तो दोनों सामान्यीकरण तक यानी एक जनरलाइज फार्मूला तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्या अनुपात है। तो देखिए आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं। जैसे एक आयताकार प्लॉट आप इसको मान लीजिए, एग्जैक्ट तो ये आयत नहीं बन पाया है, लेकिन आप इसको एक आयताकार समझ सकते हैं। तो इसके लंबाई और चौड़ाई में इसका जैसे दिया है, लंबाई और परिमाप का अनुपात 1:3 है। तो जैसे यहाँ एक आयत है, तो इसका लंबाई आप देख रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि 1 है, और तो इसका पूरा परिमाप जो होगा यानी पूरा यहाँ से लेकर के ये जो पूरा कवर होगा ये 3 है। अगर ये 1 है तो ये पूरा मिला करके 3 होता है। तो अब आपको देखना है कि चौड़ाई कितना हो सकता है। तो परिमाप आप जानते हैं कि दोनों को मिलाने पे लंबाई और चौड़ाई सभी को जोड़ते हैं तब आता है। जैसे ये एल और इधर का बी और ये बी, अगर सबको जोड़ेंगे तो हमारा परिमाप होगा। परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पर एल एल और बी बी दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो अगर ये एल 1 है तो ये भी 1 ही होगा। तो 2 तो हो गया, अब हमको 3 चाहिए, यानी कि 1 ही चाहिए। और तो इसको हम हाफ हाफ अगर लिखेंगे तो ये हमारा पूरा हो जाएगा, यानी आधा और आधा 1 और ये 1 1 मिलके 2। यानी कि इस तरह से अगर लंबाई 1 है तो चौड़ाई आधा होना चाहिए, यानी लंबाई से चौड़ाई कितनी होगी, आधी होगी। तो लंबाई अगर 2 होगा तो चौड़ाई 1 होगा। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन सही है। इसे आप चाहेंगे तो फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन ये चूंकि आसान प्रश्न है तो आप इसे अगर मौखिक रूप से इस तरह से कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो आसान होगा और समय भी कम लगेगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि दी गई आकृति में एक्स वाई तथा जेड के बीच अनुपात 5 7 और 6 है तब एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि एक्स कितना है, तो एक्स आपका 5 है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए 5x हो जाएगा। y आपका जो है 7 है, तो यहाँ 7y हो जाएगा। और z जो है सो 6 है।
तो यहाँ 6 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि तीनों कोनों को जोड़ने पर, यानी कि जो एक सरल रेखा जो होता है वो 180 डिग्री हुआ, तो यहाँ तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ आप इस सभी को जोड़ें तो 7 5 12 और 6 18, यानी कि 18 बराबर है 180। तो एक बराबर कितना होगा 10। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा x का मान पूछा जा रहा है, तो 5 गुने 10 बराबर 50। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी आप तीनों कोनों को जोड़ेंगे, जैसे 5x प्लस 7y और 6z, तो ये आएगा 180। तो इस तरह से आप यहाँ पर, चूंकि अनुपात अलग अलग है, तो इसको यहाँ पर एक का मान निकाल लेंगे तो वो आएगा 10, और 5 का मान निकालना है तो 5 गुने 10 50 हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि यदि x बराबर है √5 प्लस √3 बाई √5 माइनस √3, तो x³ प्लस 1 बाई x³ का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को सरल करने के लिए सबसे पहले हम लोग हर का जो है वह परिमेयीकरण या रेशनलाइजेशन करते हैं। तो वो कैसे किया जाता है, तो आप देखिए कि जो चीज़ अगर नीचे दिया हुआ है, अगर ये हर जो है वो माइनस में है तो हम प्लस से अंश और हर दोनों में गुना करेंगे, अगर वो प्लस में रहेगा तो माइनस से गुना करेंगे। जैसे इस कंडीशन में हम √5 प्लस √3 बाई √5 माइनस √3 गुने करेंगे √5 प्लस √3 बाई हो जाएगा √5 प्लस √3। हम ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर सेम ही चीज़ से गुना और भाग दोनों करेंगे तो आपस में ये कट के फिर उतना ही मान आएगा। लेकिन यहाँ हमें एक फ़ायदा हो जाता है कि हर जो है वो आसान बन जाएगा। जैसे ये a माइनस बी है और यहाँ a प्लस बी है, तो आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो ये होता है हमारा a² माइनस b²। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमको हो जाएगा हर में आपको आ जाएगा नीचे √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ आपको x को रेशनलाइज करने पर जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा हमारा x बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 4 प्लस √15, और xy अगर आप यहाँ निकालेंगे 1/x तो आपको प्राप्त होगा 4 माइनस √15। आप उसको ना रेशनलाइज करके 1/x भी निकाल सकते हैं। और इस तरह से आप अगर x प्लस यहाँ निकालेंगे x प्लस 1/x को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 8 प्राप्त हो जाएगा। आप इसको करके देखेंगे ना तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। और तब आप फार्मूला के से, यानी आपको जो पूछा जा रहा है कि x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, तो आप इसको इस फार्मूला से निकाल सकते हैं कि x प्लस 1 यानी a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला डाल करके इसको सॉल्व करिएगा तो ये चीज़ आपका मान निकल जाएगा। तो ये क्या होता है, तो ये होता है x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x प्लस 1/x, ये यहाँ पर आपका फॉर्मूला होगा। और इसको सॉल्व करने पर आपको, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि C 488। तो आप लोग से अब ये है कि इस क्वेश्चन को आप पेज पे या सॉल्व करके ना इसका पिक जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि अन्य लोग जिनको ठीक से समझ नहीं आया हो अगर, तो वो देख के समझ जाए। और साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाए हैं या नहीं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको बना करके डालिएगा।
चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? 7/12, 11/16, 12/17, 13/18 या 31/36। तो यहाँ आप देखेंगे कि अंश और हर के बीच का अंतर हर परिस्थिति में समान ही है। जैसे 12 और 7 तो 5 आ रहा है, उसी तरह से 16 और 11, 17 और 12, 18 और 13 और 36 और 31 के बीच में 5 का अंतर है। तो ऐसी परिस्थिति में जब अंश और हर में समान अंतर होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वही सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 71 गुने 72 गुने 73 गुने इसी तरह से बढ़ते हुए 79 तक गुना करना है और इसका इकाई अंक क्या होगा? तो हम सभी इकाई अंक को एक साथ अगर लिखते हैं, जैसे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने, इस तरह से बढ़ते बढ़ते आप 9 तक गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 और 5 को अगर आप गुना करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और बाकी आपको बच क्या जाएगा? तो 1 गुने 3 गुने 4 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9, यानी इतना बचेगा। तो 10 से अगर इन सब के गुना करने पर कुछ भी प्राप्त हो, अगर उसको 10 से गुना करेंगे तो अंत में 0 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 0। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई कौन सी भिन्न दिए गए चित्र को दर्शाती है? तो यहाँ पर थोड़ा सा चित्र में आपको धुंधला दिख रहा होगा। पहला और दूसरा जो भिन्न है, ये जो चित्र है यह पूरी तरह से रंगा हुआ है, जबकि तीसरा जो है इसमें केवल 2 पार्ट जो है वो रंगा हुआ है, यानी ये और ये रंगा हुआ है और बाकी 2 जो है वो रंगा हुआ नहीं है और इसका सभी भाग रंगा हुआ है। इन सब का चारों भाग रंगा है, इसमें केवल 2 रंगा हुआ है। तो 2 पूरा रंगा है तो 2 तो पूर्णांक हो जाएगा और इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 भाग रंगा हुआ है 4 में और इसको सॉल्व करने पर 1/2 आएगा, यानी कि 2 पूर्णांक 1/2। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, किसी कक्षा में बच्चों को भिन्न का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई त्रुटि ज्ञात हुई। 1/2 + 1/3 = 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? पहला, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे ही बड़े होंगे वह समझ जाएंगे। दूसरा, प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चों की सहायता करें। तीसरा, लघुत्तम समापवर्त्य यानी लसक की अवधारणा को समझाने में बच्चों की सहायता करें। या चौथा, बच्चों से कहे कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करें। तो यहाँ तो आप समझ सकते हैं कि तीसरा ऑप्शन हमारा ज़्यादा सही है क्योंकि बच्चे यहाँ पर लघुत्तम की अवधारणा से अच्छी तरह से परिचित नहीं है, अतः उसको समझाने में बच्चों की सहायता करनी होगी। अगला प्रश्न है, 2x - 13, 2x - 11, 2x - 9 और 2x - 7 क्रमागत है, क्या है ये? तो आप देखेंगे कि 2x जो होगा वो एक सम संख्या होगा, यानी कोई भी संख्या अगर आप x माने और उसमें 2 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा? एक सम संख्या होगा, क्योंकि सम संख्या में 2 से भाग लगता है और जब 2 से गुना करेंगे तो उसमें 2 से भाग लगेगा ही। जैसे 3 एक विषम संख्या है, लेकिन अगर उसको 2 से गुना कर दे तो 6 आएगा और 6 में 2 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ तक 2x जो है वो हमारा सम संख्या है और सम संख्या में से विषम संख्या घटाया जा रहा है, जैसे कि 13, 11, 9 और 7। तो ऐसी परिस्थिति में जब विषम संख्या से एक सम संख्या को घटाते हैं तो सदैव जो है वो विषम संख्या प्राप्त होता है। जब हम किसी सम संख्या से कोई भी विषम संख्या घटाते हैं तो शेषफल हमेशा विषम संख्या होता है। जैसे मान लीजिए 26 है, उसमें से 11 घटाएंगे तो आपको 15 मिलेगा। उसी तरह से मान लीजिए 18 है, उसमें से अगर आप 5 घटाएंगे तो आपको 13 मिलेगा। यानी सम से अगर आप विषम को घटाएंगे तो हमेशा विषम प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि फलन यानी f(x)
इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 का एक गुणनखंड x माइनस 2 हो, तो इस फलन में x माइनस 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो a और b के मान निकालिए। तो देखिए, जब गुणनखंड होता है तो उससे पूरा पूरा उसमें भाग लग जाता है, यानी कि fx में हम चाहे तो ऐसे मान रख सकते हैं कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2। तो जहाँ जहाँ x है आप वहाँ पर 2 रख करके उसका मान निकाल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ हमें लिखना होगा कि x माइनस 3 इक्वल टू 3। जब हम x की जगह पर 2 रखेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर x के बदले में 2 का क्यूब प्लस, इस तरह से अगर हम डाल करके यहाँ ऐसे आप देख लीजिए, यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर इंटू ए प्लस 2b प्लस 6 बराबर 0। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने पर आपको प्राप्त होता है 2a प्लस b बराबर -7। यहाँ हमको ये पहला इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से जब हम x इक्वल टू 3 डालेंगे तब हमको प्राप्त हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि शेषफल 3 है तो बराबर में हमको 3 देना होगा, यानी x के जगह पर तो हम 3 डालेंगे ही, और बराबर में 0 ना डाल के हम 3 डालेंगे। तो हमारा दूसरा जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो हो जाएगा 3a प्लस बी इक्वल टू -10। ये दूसरा इक्वेशन होगा। अब आप इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको a का मान निकल जाएगा -3 और b का मान निकल जाएगा -1, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरीश ने 860 रुपये में एक साइकिल खरीदी तथा बाद में इसे राम को 5% लाभ में बेच दी। तो लाभ में बेचने का मतलब होता है 100 का चीज़ 105 में बेचना। तो उसके लिए जो विक्रय मूल्य होगा हरीश के लिए वो हो जाएगा आपको 860 का 105%, यानी 105/100। और राम जो है वो 2 साल प्रयोग करके बाद उसे कितना में बेचा, तो वो इसका फिर 20% हानि, यानी 100 का चीज़ 80 में बेचा, तो गुने 80/100। आप चाहे तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अब आप इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो हमको मिलता है 722, यानी कि आपको यहाँ पर ना पहला ऑप्शन 722 रुपया 40 पैसा जो है वो मिल जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है, उनका औसत 170 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न में आप सबसे पहले जो अंतिम संख्या उसको मान लें, यानी तीसरी संख्या अगर आप x मान लेंगे, यानी जो हमारा तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या बराबर आप इसको x मान ले, तो आपको दूसरी संख्या उसकी 4 गुनी, तो जो सेकेंड है वो पहला हो जाएगा तीसरा हो जाएगा x, तीसरा संख्या x होगी, तो दूसरी संख्या जो है उसकी 4 गुनी यानी कि 4x, और पहली संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी, तो 4 तिया 12x। तो इस तरह से तीनों संख्या आपको मिल गई, और इसका कह रहा है कि औसत 170 है। अब आप इसका औसत निकालेंगे, तो औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत के लिए सभी संख्या को जोड़ के और उसको उतना ही से भाग किया जाता है, यानी कि पहली संख्या है हमारा 12x प्लस 4x प्लस x बट्टा 3, क्योंकि 3 संख्या है 1 2 3, और बराबर हो जाएगा 170। और इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे बड़ी संख्या यानी कि 12x जो है वो निकलेगा 360, यानी x बराबर यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा 30। तो इसको अगर आप 12x निकालेंगे
तो 360 प्राप्त हो गया, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला, एक चतुर्भुज के तीनों कोनों का योग 1:2:3 अनुपात में है, 1:2:3 है। इनमें से सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का योग 180 हो तो चतुर्भुज के सभी कोण होंगे। तो इस प्रश्न को आप ऑप्शन देख करके भी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा का योग 180 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ सबसे छोटा ऑप्शन और सबसे बड़ा दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में आप सबसे छोटा और सबसे बड़ा को अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर 45 और 30 को जोड़ने पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा 30 और सबसे बड़ा यहाँ 90 है, तो 120 ही आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में भी इस तरह का आप देख रहे हैं कि नहीं है। और दूसरा ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे तो सबसे छोटा 45 और सबसे बड़ा 135, इसको जोड़ने पर 180 आता है। तो ये हमारा पहला कंडीशन सही हो रहा है, और साथ ही साथ दो अन्य को जोड़ने पर भी 180 आ रहा है, और चारों कोण को जोड़ने पर 360 होना चाहिए। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्न को पढ़ के ऑप्शन से भी कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद x4 माइनस 8x³ प्लस x² प्लस 3x-6 को इतना से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे कि x के जगह पर यहाँ x + 2 = 0 है, तो यहाँ x = हो जाएगा -2, और यहाँ पर हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -2 रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ शेषफल जो है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 72 यानी कि 72 प्राप्त होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संख्याओं 6.04, 8.02, 12.20, 10.80 और 4.08 के माध्य और माध्यिका का योगफल क्या होगा। तो माध्य और माध्यिका निकालने के लिए पहले ना हमको इसको आरोही क्रम में सजा लेना चाहिए, यानी कि इसको इस तरह से लिख लेना चाहिए। जैसे सबसे छोटा इसमें है 4.08, उसके बाद है 6.02, तब है 8.02, उसके बाद आता है 10.80 और लास्ट में आता है 12.20। तो यहाँ पर इस तरह से इसको हम बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाने के बाद जो हमारा माध्य होगा वो तो सभी को जोड़ के 5 से भाग कर देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। तो माध्य बराबर हो जाएगा, जो भी ऊपर संख्या दिया है उसको जोड़ के उसमें 5 से भाग करना होगा, तो ये आ जाएगा 8.22। और माध्यिका निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला जो होता है माध्यिका का वो लगाना होगा। तो माध्यिका बराबर होती है अगर विषम संख्या चूंकि यहाँ पर है 5 संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 अगर है विषम रहने पर इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, वहाँ जो पद होगा वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप इसका n+1, तो टोटल है 5 + 1/2 यानी कि 6/2 यानी तीसरा पद। तो यहाँ पर तीसरा पद कौन सा होगा इसको बढ़ते क्रम में सजाने पर, तो देखिए पहला नंबर पर ये आ जाएगा, दूसरा पर ये और तीसरा पे 8.02 आएगा। तो यहाँ पर माध्य जो है माध्यिका जो हो जाएगी वो 8.02 आ जाएगा। और चूंकि दोनों का जोड़ पूछा जा रहा है तो यहाँ पर 8.02 और प्लस 8.22 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 16.24। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप थोड़ा ना इसको बनाने से पहले माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सब का जो फॉर्मूला होता है वो एक बार ज़रूर देख लें, ताकि इन सब प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएँ। अगला है पी क्यू आर। एंगल जो पी क्यू आर है वो है 69, यानी कि एंगल आप क्यू देख रहे हैं 69 है, एंगल पी जो है वो 25 है। तो यहाँ पर बाहर का जो बाह्य है एंगल है वो निकालना है आपको। पी आर एस जो एंगल है उसका मान कितना होगा वो। तो किसी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है, ये वाला जो बाहरी कोण होता है, किसी भुजा को बढ़ाने से जो बनता है, वो दो अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पर इस दोनों को जोड़ते हैं तो आपको मिल जाएगा, यानी कि इस एंगल और इस एंगल को आप जोड़ देंगे तो आपको आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर P और Q को जोड़ने पर कितना आता है, तो वो 94 आएगा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा 94। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जानते हैं 180 होता है। तो आप यहाँ जो निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के 180 से घटाएंगे तो ये वाला निकलेगा। और ये भी एक सरल रेखा का कोण 180 है, तो फिर 180 में से इसको घटाने पर यानी x को घटाएंगे तो ये वाला निकलेगा। तो इस तरह से हमारा जो बाह्य कोण होता है वह अंतः कोणों के योग के बराबर हो जाता है। अगला प्रश्न है, गोपाल के पास कुछ मुर्गियाँ कुछ बकरियाँ हैं। यदि जानवरों के कुल 43 सिर हैं और 142 पैर हैं तो गोपाल के पास कुल कितनी मुर्गियाँ हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि मुर्गी x है और बकरी जो है वो y है। तो चूंकि सिरों की संख्या तो दोनों सबकी एक एक ही होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 43। या इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि अगर मुर्गी की संख्या x है तो जो बकरी होगी उसकी संख्या क्या हो सकती है, तो वो हो जाएगी, तो बकरी की संख्या हो जाएगी 43 माइनस x। और इस तरह से यहाँ पर फिर कहा बताया जा रहा है कि कुल पैर की संख्या 142 है। तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं, तो दो गुने x और प्लस, और बकरी के 4 होते हैं पैर, तो 43 माइनस x और बराबर कितना है, तो 142। इसको सॉल्व करने पर आपको यहाँ पर सही आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ फिर मुर्गी की संख्या पूछी जा रही है, तो यहाँ मुर्गी की संख्या आपको 15 प्राप्त होगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। एक वर्ष में विभिन्न संस्थानों में अलग अलग हॉबी वर्गों में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या। जैसे यहाँ दिखाया हुआ है कि ये जो है चित्रकारी, सिलाई और नृत्य का अलग अलग यहाँ बताया गया है। तो आप यहाँ पर इसको देखेंगे और पहला प्रश्न इसमें संस्था ए और सी में मिलाकर चित्रकारी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या, डी और ई में मिलाकर सिलाई में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या में क्रमशः अनुपात क्या है। तो यहाँ संख्या जो यहाँ पर है, संस्था ए और सी में मिलाकर चित्रकारी में लड़कियों की कुल संख्या हो जाएगी 250 प्लस 150 यानी कि 400। और संस्था डी और ई में मिलाकर सिलाई में लड़कियों की कुल संख्या हो जाएगी 250 प्लस 325 यानी कि 575। अब इस दोनों का आपको अनुपात ज्ञात करना है, तो 400, तो यहाँ अनुपात हो जाएगा हमारा 400 प्लस 575। तो इसका अनुपात आप करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है यानी कि 16:3 मिल जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि यह विज्ञान शिक्षण में सहायक है, बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ प्रश्न होना चाहिए गणित का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यहाँ पर
नहीं को हटा करके है होना चाहिए। तो इस तरह से उपरोक्त सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना और बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तो यहाँ पर सब जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही है कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना। अगला, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है? गणनाओं में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने एवं उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की, हल याद करने की। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि सूत्र याद करना या हल याद करना ये गणित में बेहतर होने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन, उन्हें सूत्रबद्ध करना, उन्हें क्रमबद्ध रूप से जानना ज़्यादा जरूरी है। अगला है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता, गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत है, गणित की भाषा सांकेतिक है और गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन जो है, गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत है, सेट थ्योरी है, ये गलत है। अगला है, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणना एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? तो ये आप जानते हैं कि यथार्थ रूप में ये मानसिक क्रिया होती है। गणित में जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो मुख्य ज़्यादातर मानसिक क्रियाएं ही होती है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है गणन करना, गणितीय आकृति बनाना, निष्कर्ष निकालना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी गणितीय आकृति बनाना। गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य से तात्पर्य विभिन्न प्रकार की आकृति बनाने से है। अब कौशलात्मक उद्देश्य से विशिष्टीकरण से तात्पर्य गणितीय आकृतियाँ बनाने से है। तो यहाँ हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गणितीय भाषा का स्वरूप है जोड़, घटाव, गुणा या ये सभी। तो यहाँ ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि गणित में हम मुख्य रूप से इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अगला है कि गणितीय शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, प्रत्ययों को संकेत में प्रकट करने को समझना और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये सभी चीज़ें गणित के लिए आवश्यक हैं। यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण क्या है? शुद्धता, यथार्थता, सक्षमता या ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी गुण होना चाहिए। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा गणित से संबंधित प्रैक्टिस सेट। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है, और जिन क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने के लिए आपको कहा था, आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में उसका पिक खींच के या फिर आप उसको सॉल्व करके बताएं कि आपने उसको कैसे सॉल्व किया। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना जानते हो, आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।